नमस्कार। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क और अमेरिका के बीच संबंध बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं। आपको पता होगा कि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का पार्ट है आज के तारीख में, और अमेरिका अब उस पर कब्जा करना चाहता है। ट्रंप वहां पर एक अपना विशेष दूत नियुक्त कर रहे हैं, बाकायदा उसकी घोषणा कर दी, जिसके बाद डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने, वहां के विदेश मंत्री ने आपत्ति दर्ज की है कि आपने किस हैसियत से वहां पर अपना कोई विशेष दूत नियुक्त किया बिना हमसे कुछ पूछे। और अब ट्रंप नियुक्त करने के बाद क्या बोल रहे हैं जरा सुन लीजिए। उन्होंने कहा अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए, यानी अमेरिका अब किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को चाहता है, जो डेनमार्क का एक क्षेत्र है। मतलब आज के दिन में, इस 21वीं शताब्दी में एक तरह से कहा जाए, यह एक नया उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद को शुरू कर रहा है। जी हाँ, यहां पर अमेरिका क्या कहता है इस बात को समझिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें ग्रीनलैंड की आवश्यकता होगी। विशेष दूत जिसको नियुक्त किया जा रहा है वह रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित हैं, लुसियाना के गवर्नर हैं, नाम है जेफ लैंड्री, इनको नियुक्त किया गया है। ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। उसी पर डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री हैं, बाकायदा मेटे फ्रेडरिक्सन ने, उसने इस पर आपत्ति दर्ज की है और उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका के राजदूत से, मतलब उनके यहाँ जो अमेरिका के राजदूत हैं डेनमार्क में, उनके पास वो जाएंगे और बोलेंगे कि हम उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे जो आपने वहाँ पर बिना हमसे कुछ पूछे विशेष दूत ग्रीनलैंड के लिए नियुक्त किया है उसका। क्यों? क्योंकि यह उसकी अखंडता, क्षेत्रीय अखंडता पर अटैक है, क्योंकि डेनमार्क मानता है कि ग्रीनलैंड उसी का। यदि आप किसी भी ढंग से ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे तो एक प्रकार से वो डेनमार्क पर कब्जा होगा, सीधी सी बात है। तो संबंध तो बहुत तेजी से खराब हो ही रहे हैं। इस पर डेनमार्क के विदेश मंत्री का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो जेफ लैंड्री को जो वहां नियुक्त किया जा रहा है विशेष दूत ग्रीनलैंड में अमेरिका के द्वारा, यह बेहद परेशान करने वाला है। यह तो डेनिश संप्रभुता का सम्मान के विरुद्ध है। उन्होंने बाकायदा कहा कि डेनमार्क का जो अस्तित्व है वो 3 क्षेत्रों को मिला करके है, डेनमार्क, फैरो आइलैंड और ग्रीनलैंड, और ऐसा कोई भी कार्य जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करेगा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आप सोच सकते हैं ये दोनों देश, यानी मैं यदि बात कहूं, आप यहां पर फिगर में समझ सकते हैं, ये अमेरिका है और यह ग्रीनलैंड है, और यूरोप में एक छोटा सा देश डेनमार्क, दोनों इस पर भिड़ गए हैं। वाजिब है ये अभी इसके अंडर में। कहानी पूरी क्या है जरा सोच लीजिए, बताता हूं आपको। फिलहाल आप जान लीजिए दोनों नाटो के मेंबर हैं, यानी नाटो देश में भी आपस में नहीं बन रहा है। वैसे इस बात को भी समझ लीजिए, वह यह है कि ट्रंप ने बाकायदा इस बात को भी कहा है कि यदि हमें कोई प्रकार का वहां पर बल प्रयोग करना पड़ा तो हमें उसके लिए परहेज भी नहीं होगा। और ये बातें डेनमार्क को और ज्यादा अब चिंतित कर रही है। उन्हें लगता है कि यह हमारी अखंडता के अगेंस्ट है, क्षेत्रीय अखंडता के अगेंस्ट। वैसे मैं बता दूं कि ट्रंप ने कुछ बातों को और भी कहा है। उन्होंने कहा कि देखो, ये हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है, ये वाला पार्ट, चूंकि हम यहाँ पर हैं तो ये पूरे अटलांटिक में सुरक्षा के लिए जरूरी है, पश्चिमी गोलार्ध में, कि ये हमारे पास में आए। हमें वहाँ पर जो मौजूद खनिज है उसकी आवश्यकता नहीं है, जबकि सबको मालूम है ग्रीनलैंड खनिज के लिए भरपूर माना जाता है। वहाँ की बर्फ के नीचे बहुत सारे खनिज हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जिसको अमेरिका की बहुत जरूरत है। अब जो भी कारण रहा हो, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि ये हमारी अखंडता के लिए, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, न कि हम उसे खनिज के लिए इस्तेमाल करेंगे। वैसे मैं ग्रीनलैंड के बारे में एक बात बता दूं कि 1721 में ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का एक उपनिवेश यानी गुलाम देश के रूप में बना। 1953 के आसपास की बात है, वहां पर उसकी औपनिवेशिक स्थिति को समाप्त कर दिया गया, मतलब तुम कोई गुलाम देश नहीं हो, ऐसा कहा गया। और उसको सीधा डेनमार्क ने अपने अंडर में एक टेरिटोरी, एक क्षेत्र मान लिया कि तुम डेनमार्क ही हो, तुम हमारा कोई गुलाम देश नहीं हो, 1953 में। वैसे एक बात मैं और भी बता दूं, इसी दौर में क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस पर ग्रीनलैंड पर जर्मनी का अधिकार हो गया था और अमेरिका की सेना ने डेनमार्क का साथ दिया था और जर्मनी को वहां से भगाया। ठीक है, इस बात को भी आप समझिए। और बहुत दिनों तक डेनमार्क में अमेरिका की सेना रही। आगे क्या हुआ उस पर आते हैं। फिलहाल आप इस बात को जान लीजिए कि 2009 से
ग्रीनलैंड को बहुत सारा स्वायत्तता दिया गया डेनमार्क के द्वारा। बोला गया कि हम आपके इंटरनल मैटर में दखल नहीं देंगे, वहाँ का अपना एक प्रधानमंत्री है, निर्वाचित सरकार है। केवल ये कहा गया कि आपकी विदेश नीति केवल डेनमार्क, रक्षा और विदेश नीति केवल डेनमार्क के पास में होगी, बाकी सब कुछ आप फ्री हैं टू डू एनीथिंग। लेकिन फिर भी डेनमार्क मानता है कि वह उसी का पार्ट है। ठीक है, इस बात को समझिए। लगभग माना जाता है कि लगभग 57,000 की जनसंख्या है ग्रीनलैंड की, और ग्रीनलैंड के पास अपनी कोई स्थायी सेना नहीं है। डेनमार्क के द्वारा एक अटलांटिक सेना बनाया गया है जो वहाँ पर तैनात है। वैसे मेन जो है नाटो की निगरानी में वो रहता है। नाटो मतलब अमेरिका। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या अचानक सुबह उठ गए ट्रंप और उन्होंने ग्रीनलैंड की मांग कर दी? ऐसा नहीं है। कई बार अमेरिका ने प्रयास किया है कि ग्रीनलैंड को लिया जाए डेनमार्क से। कहानी शुरू होती है 1867 से, जब अमेरिकी विदेश मंत्री विलियम एच स्टुअर्ट ने अलास्का की खरीद के बाद कहा था कि हमें ग्रीनलैंड और आइसलैंड दे दिया जाए, अधिग्रहण कर लिया जाए। बात बीच में रुक गई, तलाश करने की कोशिश की गई। 1910 में डेनमार्क में अमेरिकी जो राजदूत थे डेनमार्क में, मॉरिस फ्रांसिस एगन, उसने बाकायदा अधिग्रहण की चर्चा की, लेकिन बात बीच में रुक गया। फिर आइए 1917 में बाकायदा डेनमार्क को लगभग माना जाता है 2.5 करोड़ तक ऑफर दिया गया अमेरिका के द्वारा कि तुम इस पैसा को ले लो और ग्रीनलैंड हमको दे दो। फिर देखिए, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जस्ट बाद लगभग इस रकम को बढ़ा करके 10 करोड़ रुपया कर दिया गया, 10 करोड़ डॉलर कर दिया गया कि आप ले लीजिए डेनमार्क और हमको दे दीजिए ग्रीनलैंड को। डेनमार्क ने उस दिन भी नहीं माना। और अब ट्रंप 2019 में और 2025 में, 2019 में पहली बार ट्रंप आए, फिर 2025 में अभी, ये दोनों बार ट्रंप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अब मुझे किसी कीमत पर चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है। माना जाता है कि इस अटलांटिक सागर में पहले भी वर्जीनिया जो आइलैंड है वो पहले भी डेनमार्क के अधीन था। डेनमार्क ने बेचा है उसे अमेरिका को एक बार, बहुत पहले, कुछ रुपए में। तो ऐसा नहीं कि ट्रांसफर ऑफ लैंड नहीं होता है, इस क्षेत्र में होता है, लेकिन अब अमेरिका जबरदस्ती चाह रहा है इस क्षेत्र को प्राप्त करना। वैसे अमेरिका की उपस्थिति वहां पर है। आपको मैं बता दूं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और नाटो में शामिल होने के बाद, जब डेनमार्क नाटो में शामिल हुआ, नाटो का गठन हुआ, डेनमार्क शामिल हुआ, उसके बाद एक संधि होती है 1951 में। यह संधि बेसिकली ग्रीनलैंड रक्षा समझौते के तहत में जानी जाती है। इसके अंतर्गत में कहा गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका को ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य अड्डे रखने और नाटो द्वारा आवश्यक समझे जाने पर नए रक्षा क्षेत्र या अड्डे स्थापित करने की अनुमति देता है। 1951 का एक संधि हुआ था। लेकिन फिर भी यहां पर यह कहा गया था कि यहां पर अमेरिका के सैनिक आ सकते हैं, जा सकते हैं, रुक सकते हैं, लेकिन उसे ग्रीनलैंड में डेनमार्क की संप्रभुता का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं था। यह बात पहले भी कहा गया। संधि के अंतर्गत ही जो 1951 की संधि हुई, उसके अंतर्गत थूले, ये एरिया है थूले का, जरा देख लीजिए ग्रीनलैंड का, यहां पर सैंडेस्ट्रॉम यहां पर और नार्सा सू आक्र, यहां पर 3 जगह पर अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डों को बनाया। फिलहाल 2025 आज के तारीख में केवल और केवल थूले एयरबेस ही एक ऐसा सैन्य अड्डा है जिसका अमेरिका इस्तेमाल करता है, बाकी ये दोनों को बंद कर दिया गया। ठीक है, ये 2004 में एक संधि हुई थी जिसका नाम है इगालुक की संधि। इसी के अंतर्गत में ये कहा गया था कि थूले एयरबेस अमेरिका का एकमात्र एयरबेस रहेगा ग्रीनलैंड में, और कोई एयरबेस नहीं होगा। और अब वहां पर कोई भी चीज यदि अमेरिका आगे कुछ करता है तो बिना डेनमार्क की मर्जी से नहीं करेगा। ये आपने पूरा का पूरा चीजों को समझा। प्रश्न उठता है, क्या अमेरिका को जरूरत है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड, या वह सिर्फ एक दबदबा क्रिएट करना चाहता है यूरोप पर? वैसे मैं बता देता हूं, आज की तारीख में यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष ने भी इसकी कटु आलोचना की है अमेरिका के इस चीज की, और कहा है ये निंदनीय है, इसे अमेरिका को रोकना पड़ेगा। लेकिन जिस ढंग से अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रहा है, जिस ढंग से वो वेनेजुएला में अपनी सेनाओं को वहां तैनात करके उसकी नाकाबंदी कर रखा है, और जिस ढंग से अब वो कनाडा की ओर रुख किया हुआ है और कनाडा के प्रति उसका सोच बदल रहा है। अभी हाल ही में पता है आपको, उसने कनाडा को अपना 51th प्रोविंस कह दिया, प्रांत कह दिया। और अब जिस ढंग से वो ग्रीनलैंड को प्राप्त करना चाहता है, ये साफ बता रहा है कि अमेरिका अब इस मूड में नहीं है कि वह अपने आसपास के क्षेत्रों को
स्वतंत्र देख सके, या मतलब यदि उसको कुछ भी लगता है कि यहाँ पर कोई मिनरल्स है या उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसको ले लेगा। क्योंकि अमेरिका का बहुत दिन से ये मानना है कि चाहे वह कनाडा हो, कनाडा का प्रेजेंस भी उसी की शक्ति पर है, ग्रीनलैंड की स्वतंत्रता, उसकी उपस्थिति भी अमेरिका की शक्ति पर है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि जब तुम लोग मेरी शक्ति पर ही हो डिपेंडेंट, तो क्यों नहीं मेरे अंडर में ही आ जाओ, बिना मतलब का तुम भी परेशान हो रहे हो और हम भी परेशान हो रहे हैं। वैसे यह दौर साम्राज्यवाद का नहीं है, लेकिन अब देखना होगा क्या यूरोप जिस ढंग से यूक्रेन का साथ अब छोड़ चुका है, क्या इस मुद्दे पर डेनमार्क का भी साथ छोड़ देगा। और क्या अब यह भी देखना होगा कि जिस ढंग से यूरोप की आंखें खुल गई है यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका को लेकर के, क्या अब पूरी आंखें खुल जाएगी यूरोप की इस ग्रीनलैंड के अधिग्रहण के बाद। क्योंकि कुछ दिन रुक जाइए, ये न्यूज़ आपको मिल जाएगा किस ढंग से अमेरिका ने ग्रीनलैंड का अधिग्रहण किया। आज नहीं तो कल होना, क्योंकि वहाँ पर बहुत रेयर अर्थ मेटल्स हैं, खनिज हैं, और अमेरिका उसको चाहता है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।